ये श्रावस्ती जिले का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी ने भी सर्वे कराया था, उसमें भी ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो आज हम मौजूद हैं श्रावस्ती के कचहरी में, तहसील में, और हमारे साथ हैं श्रावस्ती के मशहूर जाने माने, परिचय कराने की जरूरत नहीं है इनको इस जिले में, राजीव टंडन जी। हम उनसे कुछ क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और देश में चल रहे जो मुद्दे हैं, चाहे वो ईवीएम्स को लेकर हो, चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो, या आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये श्रावस्ती जो क्षेत्र है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पे कैसा विकास हो रहा है? सरकार ने तो योजनाओं के लिए या तमाम सी योजनाएं जो श्रावस्ती जनपद के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और अन्य जिलों के मुकाबले में श्रावस्ती जनपद में उन योजनाओं का बड़ा विशेष महत्व है। उसको क्रियान्वित सरकार ने तो कर रखा है, लेकिन कुछ योजनाएं जो गरीबों से जुड़ी हैं वो बिचौलियों के हाथ में बनी हुई हैं। अगर हम इसको खुले शब्दों में जानना चाहें, आम जनता को अगर समझना हो, तो वो आपके शब्दों को कैसे समझेंगे? हम ये समझेंगे कि सरकार का दिया हुआ धन 30% प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंच रहा है। 70% जो सिस्टम जिसको आज के दौर में बोला जाता है, उस सिस्टम में समावेशित है। इसी सिस्टम को तो बदलने की 2014 में बात भी हुई थी। 2014 के पहले जब हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो विश्व के अर्थशास्त्री थे, वो जब हमारे पीएम थे, तो उनके द्वारा जो भी योजनाएं पास हुई थी एक्स पार्लियामेंट में, उसी योजनाओं के संग इधर के दिनों में खिलवाड़ हुआ। अच्छा, खिलवाड़ हुआ? हाँ, जैसे मनरेगा की योजना है। मनरेगा में आम मजदूर, किसान न कहिए, आम मजदूर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का है, वो उसको मनरेगा का लाभ बहुत मिलता था। जो रोजगार गारंटी योजना जिसको बोलते थे, और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसके तहत उनको लाभ मिलता था। वो मनरेगा योजनाएं शिथिल कर दी गई। इस तरह से तमाम योजनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम की शिथिल की गई। जो योजनाएं चल रही हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही टाइम की चल रही हैं, पर कुछ काम इस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सख्ती भी किया है, उनकी सख्ती का भी असर दिख रहा है। सर, मैं अभी एक बात यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। आपने जैसे अभी ग्राम योजना और जो मजदूरी वाली आपने जो बात रखी है जी, मैं इस पर जो जहां तक जनता जनार्दन जो एक पार्टी के सपोर्टर के तौर पे जो बोलते हैं, मैं उनकी बात अगर रखूं आपके सामने, तो वो लोग कहते हैं कि पहले लोगों को रोजगार ढूंढने जाते थे, रोजगार मिलता था, काम मिलता था, फिर राशन खरीदते थे। अब तो सरकार ने ही 80 करोड़ लोगों को राशन घर दे रही है, तो उसके बारे में क्या कहना? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू की थी जी, और वो योजना उसी एक्ट में जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके तहत जब कोविड काल हुआ, तो कोविड काल में हमारी वर्तमान सरकार ने उसी के गाइडलाइन में सबको रोजगार, सबको अन्न देने का, या कोई भूखा न रह जाए, क्योंकि कोविड काल में तमाम परेशानियां थीं, उसे क्रियान्वित कर दिया तेजी के साथ। लेकिन उसका कोई बहुत लाभ उसमें तमाम अपात्र लोगों को भी मिल रहा है, और वो कोविड काल के लिए ही तक था, कोविड काल के बाद नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीच में बात इसी पे रखी थी कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, तो हम राशन इसलिए भी दे रहे हैं कि जो अभी गरीबी से उभरा है उसको वो फिर कहीं दोबारा गरीबी में ना जा गिरे, इसलिए हम उसको सहायता दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो जो घर का जो खर्चा है वो मेंटेन है हमारे राशन से। कहने का शब्दार्थ उनका यही था। राशन देने से न गरीबी हटेगी और न राशन रुकने से गरीबी बढ़ेगी। हाँ। गरीबी हटाओ का नारा भी पहले दिया गया था। ये तो हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये कहते थे कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी कि जनता को
शिथिल बनाने के लिए ये सब लालच नहीं देना चाहिए। वो अटल जी इन सब चीजों के खिलाफ थे। कोविड काल का महत्व देश के लिए बहुत था, क्योंकि हमारी जनता गांव में बसती है और हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश होने के कारण तमाम से लोग मजदूरी में बाहर रहते हैं। आपने कोविड काल में देखा ही कि बाहर से लोग किस तरीके से आए हैं, तो उस योजना का महत्व उस टाइम तक के लिए बहुत विशिष्ट था। अब बंद कर देना। इस समय राजनीतिकरण के चक्कर में या जो भी हो, हम तो गैर राजनीतिक आदमी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इमरजेंसी टाइम के लिए ही रखना चाहिए। तो आपका ये राय है कि चुनाव के लिए किया जा रहा है, आप इशारा कर रहे हैं सर? 100%। 100%। अभी सर जैसे आपने बात की अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जी तो जब श्रावस्ती, तो खैर अब तो बलरामपुर श्रावस्ती एक ही लोकसभा है जी, लेकिन जब बलरामपुर लोकसभा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार जीत के पार्लियामेंट गए जी। अब दोनों एक ही लोकसभा है, तो क्या लगता है बीजेपी ने ऐसा कुछ खास अपने नेताजी के लिए, जो पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस तौर पे कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट सरकार को देना चाहिए जिससे ये क्षेत्र का कुछ विकास हो सके? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत पहले यहाँ से चुनाव कर जीत कर गए थे जी। उसके बाद बलरामपुर जिला और श्रावस्ती जिला जो बना के लोकसभा बनाया गया है, जिसका नाम श्रावस्ती है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि श्रावस्ती जनपद में तमाम जंगलात होने के बावजूद, तमाम कच्चा माल होने के बावजूद यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी हो, यहाँ का कोई ऐसा विकास का खाका खींचा गया हो जिसमें गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या जो उच्च वर्ग के पिछड़े लोग हैं उन लोगों को कोई भी लाभ मिल सका हो। बलरामपुर की जहां तक बात है, वहां पर बलरामपुर शुरू से ही विकसित रहा है और वहां पर बहुत बड़े बड़े नेता विभिन्न भिन्न दलों के रहे हैं, तो वहां के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन श्रावस्ती जनपद में ऐसा कुछ होता दिखा नहीं दिखा। अब हम अगर बात करते हैं आजादी के 75 अमृत महोत्सव हम मना चुके हैं, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए यानी कि, और आज भी हमारे विधायक सदन में खड़े होकर विधानसभा में नाली, खड़ंजा, छोटे मोटे रोडों की बात रखते हैं, यानी कि अभी हम मूलभूत चीजों से वंचित हैं। हमारे क्षेत्रों में नाली, खड़ंजा का सुधार नहीं, पानी नहीं पहुंच पाया है, और एक तरफ जहां भारत सरकार यानी साफ कहें तो प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प ले रहे हैं, तो क्या ये जो 2047 तक भारत जब विकसित राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा श्रावस्ती उस समय क्या मांग कर रहा होगा? अभी पिछले दिनों राजस्थान में एक बहुत बड़े पत्रकार ने 12-11 जीते हुए एमएलए लोगों से पूछा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें कोई नहीं बता पाया। तो लोकतंत्र की ये विडंबना है, या यूं कहिए कि गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद का भारत जो सपना था, उस सपने में एक विडंबना आई, या उन लोगों को कभी भी ऐसा शायद पूर्वजों को ज्ञान नहीं रहा होगा कि ऐसा समय आएगा कि चुना हुआ एमएलए अपने ही पद का फुल फॉर्म नहीं बता पावे। ये एक विडंबना है, परंतु जमहूरियत और लोकतंत्र में जो चुन गया है, अब उसको क्या अपनी ड्यूटी अपनानी है, ये उसके ऊपर निर्भर है। तो इसे हम एक यूं कहेंगे कि एक मील का पत्थर जैसी घटना मान लीजिए या विडंबना मान लीजिए। अभी जैसे आपने बहुत सारी बात की, अब हम एक दूसरे मुद्दे पे जाना चाहेंगे। देश में इस वक्त जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग है। पिछले सरकार, मोदी सरकार ही चुनाव के समय उस समय हटी और कहा था कि हम 6 महीने के अंदर एमएसपी लागू करेंगे। तो आप फिर से किसान बॉर्डर पे आए हैं, और जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि किसान को बरगलाया जा रहा है, चुनाव आते ही किसी एजेंडे के तहत वो धरना देने पे मजबूर है, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? किसानों को
जो मूलभूत किसान किसको कहते हैं, जो बड़ी जोत का मालिक है उसे जिम्मेदार आज भी माना जाता है। जो छोटी जोत का किसान है, जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, उस किसान के साथ कोई भी रियायत कहीं से भी नहीं। यूं कि जो धान खरीदा जाता है वो धान सफाई करके वो कम रेट पर लिया जाता है, और यही हाल दर बदर गेहूं या अन्य फसलों का भी है। अब सवाल किसान का बाइफरकेशन अगर आप करें और एमएसपी की बात करें, तो पिछले दिनों जो एमएसपी का समझौता हुआ था वो वास्तव में लागू नहीं किया गया। जब इसीलिए किसान आए। हाँ, इसीलिए आए हैं। जब महात्मा गांधी कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, जवाहरलाल नेहरू या जो भी हमारे पूर्वज हैं, कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो जब हम अपने किसान को मजबूत करेंगे, तभी भारत का रेपो दर जो है विकास दर मजबूत होगा। दिखावटी विकास दर अलग है, बाकी वास्तविकता अलग है। तो प्रधानमंत्री जी भी विदेश में जाके कहते हैं डेमोक्रेसी ऑफ मदर। देखिए, हम राजनीतिक आदमी हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे क्या कहा जाए, ये बेहतर अच्छी बात है कि वो उनका सूट 80 लाख। सर आप लंबे बैंक पे चले गए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अधिवक्ता हैं, उस हिसाब से खुले शब्दों में एमएसपी की मांग किसानों की जायज है या नहीं जायज? किसानों की हर मांग जायज है। हर मांग जायज? हर मांग जायज है। किसान को विकसित करना प्रथम लक्ष्य है, तभी भारत विकसित होगा। किसान विकसित फिर भारत विकसित, तभी भारत विकसित होगा। बाकी सब बातें हैं, चुनावी लोक लुभावन बातें हैं, चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति अलग है, और किसान को मजबूत करना या किसान को सुविधाएं देना वो अलग बात है। वो तो एक देश के विकास से जुड़ी हुई बात है। सर एक और दूसरा मुद्दा है, जहां एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष संघर्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री जी सदन में तीसरे टर्म की बात करते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ता, चाहे वो महमूद प्राचा जी हो और अधिवक्ता पूरा संगठन है, ईवीएम हटाओ आंदोलन चल रहा है। इसके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि आप अधिवक्ता होके क्या विचार रखते हैं इसके ऊपर? देखिए, वर्तमान सरकार के में ही इस वक्त जो हैं, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और इंदिरा युग से लगा करके अब तक वो राजनीति में सक्रिय हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और उन्होंने ये कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से ही राज्यसभा मेंबर भी है संभवतः। उन्होंने ये दावा किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और डॉक्टर स्वामी ने ईवीएम की गड़बड़ियों का तमाम उदाहरण नहीं, तमाम साक्ष्य भी रखे हैं। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम की स्वामी जी के बात में दम है, और जरूर से ईवीएम के बजाय बैलेट पर चुनाव होना चाहिए। आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो सकती है? क्योंकि भारत में पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का स्तर कमजोर भी है, और तकनीक में भी जैसे जिन देशों में ईवीएम विकसित किया गया, जापान में, अमेरिका में, रसा में, तो वो लोग अपने ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं, वो लोग मतपत्र से चुनाव कराते हैं। इस नाते ऐसा क्या कारण है कि वो मतपत्र से कराते हैं? हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को सपोर्ट करते हुए मतपत्र से कराने की बात करते हैं। कुछ लोग ये पक्ष रखते हैं कि अगर बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो फिर से गुंडा राज कायम होगा, जो जिसके बूथ पे ज्यादा मजबूत होगा वो खुद के आदमी, ऐसा तथ्य रखा जा रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं, मुहर खुद से मारा जाएगा। ऐसा नहीं। सन 1952 में जमींदारी अबालिश हुई, 57 में हमारी सरकार चुनी गई, पहली निर्वाचित, और 57 से लगा करके ये 2024 चल रहा है। इनमें चुनी हुई सरकारों में अपवाद स्वरूप कोई घटनाएं होंगी, लेकिन चुनाव के समय कई देशों के प्रेक्षक का दल इंडिया में आता है। ये सब बातें होती हैं। इस देश में तो यहाँ के एक प्रधानमंत्री का संसदीय चुनाव भी कैंसिल किया जा चुका था, श्रीमती इंदिरा गांधी का। अच्छा। तो यहाँ गड़बड़ी उससे होने की संभावना नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी। मतपत्र में क्लियरेंसी है। सर जब ये आप इतनी राजनीति बात रख रहे हैं तो एक चीज और जानना चाहूंगा। एक तरफ जहां विपक्ष इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहा है,
गठबंधन करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और 80 पार का नारा दिया जा रहा है, यानी 80 के 80। लोकसभा में प्रधानमंत्री भी 400 का इशारा कर चुके हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो मैं आप क्या समीकरण देख रहे हैं कि 80 कैसा लग रहा है? ऐसा है, हाँ। एक तरफ आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन। हाँ। गठबंधन तो इधर भी है कई दलों का, लेकिन चूंकि इनका बहुमत खुद का ज्यादा है, हाँ। इस वजह से गठबंधन पिछलग्गू है। बाकी गठबंधन तो 38 दल सरकार के साथ भी है। हाँ, 38 दल तो सरकार के साथ भी है, लेकिन अब ये उधर और इधर दोनों गठबंधन ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है 80 में क्या आप समीकरण देख रहे हैं? अभी तो लोकतंत्र और जनता हो उस पर निर्भर। श्रावस्ती में आपकी गठबंधन की सीट है अभी, मान लीजिए, खैर अलायंस तो खत्म हो चुका है मायावती जी के साथ में, वर्मा जी यहाँ से सांसद हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इस श्रावस्ती का क्या मूड है, क्या होगा यहाँ का, क्या निर्णायक होगा, फैसले क्या होंगे यहाँ? यहाँ कई लोग सत्ता पद से टिकट मांग रहे हैं, कई लोग शायद गठबंधन से मांग रहे हैं टिकट। यहाँ पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी की वेव थी, लेकिन वो सीट नहीं निकाल पाए थे। चौधरी की बात है, चौधरी खुद में सज्जन आदमी, लेकिन वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा साबित नहीं हो सके। जनता कुछ जरूर नया सोचेगी, नई बात आएगी, नया सवेरा होगा, मतलब बदलेगी टिकट, नया सवेरा होगा, नई बात आएगी, नई बात। तो दोस्तों हमारे साथ थे श्रावस्ती के जाने माने अधिवक्ता राजीव टंडन जी। जिस तरह से अपनी बात उन्होंने लोकल मुद्दे यानी श्रावस्ती के क्षेत्र के जिले की भी बात रखी है, और देश में चल रहे चाहे वो किसान आंदोलन हो, धार या ईवीएम के मुद्दे पे लेकर के हो, या पूर्ववर्ती सरकारों का हो या वर्तमान सरकारों के, और जो योजनाएं सरकार लाती हो धरातल पे कितना लागू होता है, जिसको आज के भाषा में सिस्टम कहा जाता है, उस सिस्टम तक कितना यूज हो जाता है, उन्हीं सब मुद्दों को अपनी बात को रखे आप जिस तरह से सुन रहे थे उनको। और आप 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी 80 पार का नारा उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 400 का नारा दे रही, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।